साइमन कमीशन। देखिए साइमन कमीशन जो टॉपिक है उससे रिलेटेड 2 या 3 बातें मेन हैं। सबसे पहला तो ये समझना है कि ये साइमन कमीशन क्या है। साइमन कमीशन ओके, साइमन कमीशन इन 1919 जो 1919 में या 1919 में ये डिसाइड किया गया था हर 10 साल में एक कमीशन जाएगा इंडिया में। दैट वाज डिसीजन टेकन इन द रॉलेट एक्ट। रॉलेट एक्ट में डिसीजन लिया गया था कि यूके से हर 10 साल में एक कमीशन जाएगा और इंडिया की सिचुएशन को वॉच करेगा। यानी 1919 में ये डिसाइड किया गया था यूके पार्लियामेंट द्वारा, यूके या ब्रिटिश गवर्नमेंट द्वारा कि हर 10 साल में यूके से एक कमीशन जाएगा। कमीशन मतलब ग्रुप ऑफ मेंबर, वो जाके वहां पर देखेगा कि भारत में जो कॉन्स्टिट्यूशन रिफॉर्म है या जो ब्रिटिश इंडिया का एक्टिविटी है वो किस तरह से, कितना प्रोसेस में है। ठीक है, तो ऑब्जर्वेशन के लिए हर 10 साल में एक कमीशन जाएगा, एक ग्रुप ऑफ पर्सन या ग्रुप ऑफ मेंबर होगा जो ब्रिटिश पार्लियामेंट से भेजा जाएगा। तो ये था, तो ये डिसाइड किया गया था 19 में, इसको आना था 29 में आफ्टर 10 ईयर, लेकिन आ गया ये 27 में। ठीक, तो सबसे पहली बात है साइमन कौन है। साइमन इज ए ब्रिटिश गवर्नमेंट ऑफिसर, ब्रिटिश गवर्नमेंट ऑफिसर। ठीक है, गवर्नमेंट ऑफिसर। So Simon is a British government officer and head of Simon Commission। ठीक है, जो साइमन कमीशन है उसके वो हेड है साइमन कमीशन। ठीक है, और जो ठीक, उस साइमन कमीशन में जितने भी लोग आए हैं सबसे पहले पूछा जाएगा साइमन कमीशन क्या है। तो साइमन कमीशन इज अ ग्रुप ऑफ ऑफिसर्स ऑफ ब्रिटिश पार्लियामेंट केम टू इंडिया। क्यों? ऑब्जर्वेशन इंडियन सिचुएशंस अकॉर्डिंग ब्रिटिश गवर्नमेंट, ब्रिटिश गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग इंडियन सिचुएशन की क्या प्रोग्रेस है उसको वॉच करने के लिए आते हैं। और उसमें ऑल मेंबर, ठीक है, जो भी मेंबर होते हैं वो सभी मेंबर इंग्लिश होते हैं, सभी मेंबर जो है द इंग्लिश, सभी मेंबर अंग्रेज होते हैं, सभी मेंबर। और इस वजह से इंडियन अपोज करते हैं। सो इसके अगेंस्ट हो जाते हैं, है ना। इंडियन अपोज द साइमन कमीशन। ठीक है, साइमन कमीशन का ये अपोज करते हैं। कौन? इंडियन लोग। क्यों करते हैं वो आपको पता है। फिर उन्होंने कहा बैक साइमन, नारा दिया बैक साइमन, साइमन वापस जाओ, बैक साइमन, बैक साइमन का नारा दिया। और इसको बोला कि साइमन इज नॉट ए साइमन कमीशन, साइमन इज ए व्हाइट कमीशन, व्हाइट कमीशन, व्हाइट कमीशन। यानी साइमन को व्हाइट कमीशन नाम से बोला, सफेद कमीशन। क्योंकि गांधी जी ने और बाकी लीडर ने ये बोला था यार ये तो गलत है कि ये लोग इंडियन की सिचुएशन को वॉच करने के लिए आए हैं और इसमें कोई इंडियन शामिल नहीं है। तो अगर इंडियन शामिल नहीं है
तो हम अपनी बात को कैसे रेज कर पाएंगे, कैसे उठा पाएंगे, कैसे वहां तक पहुंचा पाएंगे। तो इसलिए इंडियन के द्वारा अपोज किया गया और मुंबई में एक प्रोटेस्ट किया गया जिसको लीड किया था लाला लाजपत राय ने। और लाला लाजपत राय जिस प्रोटेस्ट को लीड कर रहे थे उस प्रोटेस्ट पर लाठीचार्ज किया गया और लाला लाजपत राय की वहीं पर मृत्यु हो गई। ठीक है, तो लाला लाजपत राय लिख लीजिए, लाला लाजपत राय लॉस लाइफ इन प्रोटेस्ट मुंबई, है ना, अपोज साइमन कमीशन। ठीक है, तो लाला लाजपत राय ने अपने जीवन को खो दिया इसी लाठीचार्ज की गई। और जो जिस व्यक्ति ने लाठीचार्ज करवाई थी उसको भगत सिंह ने मार दिया था। उसका नाम था, क्या नाम था? साइंडर्स कहते हैं इसको, साइंडर्स किल्ड बाय भगत सिंह फॉर लाला लाजपत राय डेथ। ठीक है, रिवेंज। तो ये है, तो जो साइंडर था उसको भगत सिंह ने इंग्लैंड में जाके मारा था, ठीक है, तो साइंडर नाम याद रखिएगा कि इन्हीं के आदेश से, साइंडर के आदेश से लाठीचार्ज की गई थी लाला लाजपत राय पे और इनकी डेथ हो गई थी। ठीक है, तो सिंपल सा है, इसमें सिंपल समझिएगा कि साइमन कमीशन के बारे में सबसे पहला पॉइंट हमने डिस्कस ये किया था कि साइमन इज ए ब्रिटिश गवर्नमेंट ऑफिसर एंड हेड ऑफ साइमन कमीशन। ठीक है, उसके बाद ऑल मेंबर ऑफ साइमन कमीशन इज द इंग्लिश, सभी लोग इसमें अंग्रेज हैं, कोई भारतीय नहीं है। सो इंडियन अपोज this commission and say that is not a Simon commission, that is a white commission and go back commission। पूरी इंडिया में इसका अपोज हुआ और एक जो प्रोटेस्ट इसकी पूरी इंडिया में इसके लिए प्रोटेस्ट किया गया और एक प्रोटेस्ट हुआ मुंबई में जिसको लीड किया लाला लाजपत राय ने। और लाला लाजपत राय प्रोटेस्ट करते हुए उनकी डेथ हो गई और जो डेथ हुई तो उसको जो ऑफिसर थे वहां पे उसका नाम था साइंडर्स को भगत सिंह ने मार दिया था। ठीक है, तो ये था ऑल अबाउट साइमन कमीशन। साइमन कमीशन फेल हो गया क्योंकि साइमन कमीशन को इंडियन ने सपोर्ट नहीं किया, क्योंकि यहाँ पे लोगों से बात करोगे तो और लीड ये जो प्रोटेस्ट किया गया था अगेंस्ट साइमन ये नेशनल लेवल पे था। तो नेशनल लेवल पे था तो कोई को सपोर्ट ही नहीं कर रहा था ब्रिटिशर्स को। जैसे आप कहीं जाओगे किसी से पूछोगे, है ना, जैसे गांव में आप गए, गांव में सर्वे किया, अच्छा बताओ ये जो अभी गवर्नर जनरल हैं इनका कैसा काम है, तो वो बताएंगे हाँ सही है या गलत है। तो उसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन कैसे मिलेगी जब कोई आपके साथ कोऑपरेट करेगा। जब आपके साथ कोई कोऑपरेट नहीं करेगा, आपके साथ कोई आपको सपोर्ट नहीं करेगा तो कैसे इन्फॉर्मेशन मिलेगी। तो ये अगर कभी पूछा जाए तो साइमन कमीशन को वापस कर दिया गया और साइमन कमीशन पूरी तरह से फेल हो गया। ठीक है, जब साइमन कमीशन फेल हुआ और साइमन कमीशन के रेफरेंस में जिस ऑफिसर की डेथ हुई, हत्या हुई, जो महात्मा भगत सिंह ने मारा, तो उसी समय साइमन कमीशन के बाद कोई कमीशन नहीं बना। नेक्स्ट उन्होंने स्टेप लिया कि अब हम क्या करेंगे, अब कोई हमारा जो ग्रुप ऑफ ऑफिसर्स नहीं जाएगा, अब हम इंडियन लीडर को अपने यहाँ बुलाएंगे, और इसी प्रोसेस में राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुआ, है ना। राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस आप जानते हो,
पहले ब्रिटिशर्स यहाँ पे आते थे, यहाँ के लोगों को बात करते थे, अब बोलेगे नहीं, अब हम वहां नहीं जाएंगे, हमारे अंग्रेज मार दिया उन्होंने, वहां नहीं जाएंगे, अब बोले यहाँ बुलाओ उनको, जो उनके लीडर हैं, जो उनके रिप्रेजेंटेटिव हैं, उनको यहाँ बुलाओ। ठीक है, तो कभी आपसे बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ पे रेज हो सकते हैं कि क्यों, इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद दोबारा कोई कमीशन नहीं आया। ठीक है, इसको नोट कर दिया, आप मिटा दें इसको। तो ठीक है, अल्ताफ स्वप्निल समझ में आ रहा है? यस सर। कुछ कुछ बातें हैं कि साइमन कमीशन कौन है। तो साइमन कमीशन ब्रिटेन के द्वारा भेजा गया एक अंग्रेजी अधिकारियों का ग्रुप है जो भारत की सिचुएशन को जानने आते हैं, और उनका भारत में विरोध किया जाता है क्योंकि सारे अंग्रेज हैं, और एक विरोध के चलते लाला लाजपत राय की मृत्यु हो जाती है, और जिस ऑफिसर लाला लाजपत राय को मारता है उसको भगत सिंह मार देते हैं, और ये फ्लॉप हो जाता है साइमन कमीशन। उसके बाद कभी कोई कमीशन नहीं आता इंडिया में। ठीक, नेक्स्ट है इसमें नेक्स्ट है इसमें नेहरू रिपोर्ट, नेहरू कमेटी रिपोर्ट। आप लोगों ने ये सुना होगा टॉपिक साइड, नेहरू कमेटी रिपोर्ट। नेहरू कमेटी रिपोर्ट, नेहरू कमेटी रिपोर्ट। ठीक है, ठीक है, देखिए पहली बात, ये जो नेहरू कमेटी रिपोर्ट है ये आई है 1928। ठीक है, ये इसके जो मेन जो चेयरमैन थे वो थे मोतीलाल नेहरू, और उसके बाद थे तेज बहादुर सप्रू, तेज बहादुर सप्रू। तो दो लीडर थे, और ये कमेटी बनी थी ड्राफ्ट टू डिजाइन ए ड्राफ्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, हमारे संविधान, हमारा संविधान कैसा होगा, इसके लिए क्या ड्राफ्ट होगा, ये पहले तैयार करने की बात हुई थी। ठीक है, डिटरमाइन द प्रिंसिपल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, किसके लिए? डिटरमाइन का मतलब है भरोसे यानी बनाने के लिए। डिटरमाइन द प्रिंसिपल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, द प्रिंसिपल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के प्रिंसिपल को बनाने के लिए एक कमेटी बनाई गई। ठीक है, उस कमेटी में ये कहा गया था कि अगर ब्रिटिश चाहे तो हमें डोमिनियन स्टेट का दर्जा दे दे, या चाहे तो हमें इंडिपेंडेंट कर दे। वो उन्होंने डोमिनियन स्टेट की बात की थी। डोमिनियन स्टेट का मतलब ये होता है कि जो रूल होगा वो हमारे भारतीय करेंगे, लेकिन आप चाहें तो अपना उस पर एक इनडायरेक्ट रख सकते हैं पावर, इनडायरेक्ट राइट रख सकते हैं। लेकिन डोमिनियन स्टेट का मतलब यही होता है कि उसके अधीन और इंडिपेंडेंट। तो उन्होंने कहा या तो हमें पूर्ण स्वतंत्रता चाहिए या हमें डोमिनियन स्टेट चाहिए। बट उन्होंने पाकिस्तान की मांग, जो पाकिस्तान की डिमांड है, उसको लेके कोई जिक्र नहीं किया था। इसीलिए मोहम्मद अली जिन्ना ने इस रिपोर्ट को डिनाई कर दिया, डिसएग्री कर दिया। उसके बाद उन्होंने जिन्नास पॉइंट रखे। ठीक है, पॉइंट्स ऑफ जिन्ना। फिर उसके बाद उन्होंने, हाँ
आपका क्वेश्चन ये बनेगा कि व्हाट इज द नेहरू रिपोर्ट। तो नेहरू रिपोर्ट में पंडित जवाहरलाल नेहरू शामिल नहीं है, उनके पिताजी शामिल हैं मोतीलाल नेहरू और तेज बहादुर सप्रू। तेज बहादुर सप्रू और मोतीलाल नेहरू ये वही लोग हैं जो भगत सिंह का मुकदमा लड़े थे, कहां पर, चंद्रशेखर आजाद का। और जो लोग आईएनए के थे, जो आईएनए के जो लोग थे, इंडियन नेशनल आर्मी, सुभाष चंद्र बोस और मोहनदास ये सब थे। तो सुभाष चंद्र बोस का मुकदमा लड़े थे लाल किला में। तो तेज बहादुर सप्रू ये वही लोग हैं, ठीक है। तो खैर हमें ये समझना है कि उन्होंने, क्वेश्चन ये बनेगा कि व्हाट which sentence is not correct in the respect of नेहरू रिपोर्ट। तो नेहरू रिपोर्ट पहली बात है, डेट आपको याद रखना है, 1928 में आया है, ठीक है। किसने इसको डिजाइन किया है, मोतीलाल नेहरू और तेज बहादुर सप्रू ने। उनकी डिमांड ये थी कि उन्होंने पाकिस्तान की डिमांड को डिसएग्री कर दिया। उस जो ड्राफ्ट बनाया, जो किस लिए वो कमेटी बनाई गई थी, प्रिंसिपल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, यानी हमारा जो संविधान है वो किस तरह का होगा। लेकिन इनकी जो कमेटी की रिपोर्ट है, इससे जिन्ना साहब ने एक्सेप्ट नहीं किया और उन्होंने अपने तरफ से फिर पॉइंट ऑफ जिन्ना, उन्होंने पॉइंट ऑफ जिन्ना दिए। कितना, क्या नाम था उसका, 14 पॉइंट ऑफ जिन्ना, पॉइंट्स ऑफ जिन्ना, ठीक है। तो 14 पॉइंट ऑफ जिन्ना, तो 14 पॉइंट ऑफ जिन्ना दिए इन्होंने। ये कब दिए, ये दिए उन्होंने मार्च 1929, मार्च 1929। और उन्होंने कहा कि वी नीड टू नेशन, we need two nation, a nation will be Muslim nation, नाम नहीं था उनके पास, ध्यान रखना अभी तक, और अदर नेशन विल बी हिंदू नेशन। तो उन्होंने टू नेशन की बात की थी और जो 14 पॉइंट रखे थे उन्होंने, 14 पॉइंट क्या है वो कभी ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछा गया है, बट इतना काफी है कि वो डिसएग्री हो गए थे नेहरू रिपोर्ट से। तो नेहरू रिपोर्ट में वो, और उन्होंने ये भी बोला था कि हम डोमिनियन स्टेट नहीं रहना चाहते। दो बात थी, पहली बात उन्होंने टू नेशन की बात की, हाँ टू नेशन की बात की, और दूसरा इन्होंने कहा नॉट बी एज डोमिनियन स्टेट, डोमिनियन स्टेट, उन्होंने कहा डोमिनियन स्टेट नहीं रह सकते। तो दो बातें मेन थी, बस याद रखना है, एक याद रखें दूसरा खुद ही याद रह जाएगा। तो ये था आपका नेहरू रिपोर्ट और जिन्नास पॉइंट। डोमिनियन स्टेट किसने नहीं बोला? डोमिनियन स्टेट जिन्ना साहब एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे। उन्होंने कहा कि हमें डोमिनियन स्टेट नहीं चाहिए, हमें अपना सॉवरेन स्टेट चाहिए। और नेहरू रिपोर्ट में बोला गया था कि डोमिनियन स्टेट और इंडिपेंडेंट स्टेट, दोनों में से कोई भी चलेगा। लेकिन जिन्ना साहब ने मना किया, उन्होंने कहा कि नहीं, वी नीड ओनली इंडिपेंडेंट स्टेटस, ये था, और सेपरेट स्टेट। और भी बहुत सारी उनकी डिमांड्स होंगी। 14 पॉइंट दिए थे उन्होंने, 14 पॉइंट। इसमें देखो, एक है CR फार्मूला, है ना, एक है CR फार्मूला, भी हम आगे देखेंगे। नेक्स्ट इसमें जो हमारा टॉपिक है वो है लाहौर सेशन। लाहौर सेशन, टू नेशन किसने कहा था सर? टू नेशन उन्होंने बोला था जिन्ना साहब ने, लेकिन नाम नहीं दिया था उन्होंने अभी पाकिस्तान वर्ड नहीं दिया था। उन्होंने कहा कि वी नीड सेपरेट नेशन फॉर द मुस्लिम कम्युनिटी, ये बोला था उन्होंने कहा कि हम
अपना कॉन्स्टिट्यूशन खुद बनाएंगे। मतलब क्या हुआ था कि अंग्रेजों ने ये बोला कि ठीक है, जैसे पहले क्या बोला उन्होंने, पहले चैलेंज किया अंग्रेजों ने कि आप इलेक्शन लड़िए, कांग्रेस को बोला और मुस्लिम लीग को बोला कि ठीक है, आपको लगता है कि आप लोगों के बीच में बहुत फेवरेट हैं, बहुत लोग आपको सपोर्ट करते हैं, आप लीड करते हैं इंडिया को, देन कम इन इलेक्शन, आइए और लड़िए, आजमाइए। तो कांग्रेस एक्सेप्ट नहीं किया प्रपोजल, लेकिन वही कांग्रेस के कुछ लीडर थे, उन्होंने एक्सेप्ट किया और वो इलेक्शन में गए। तो दूसरा प्रपोजल उन्होंने किया कि लोग कह रहे थे कि नहीं, हमें स्वराज चाहिए। पहली बात उन्होंने कहा ना कि हमें एक वर्ड है ना, सेल्फ गवर्नमेंट, ये था ना कि सेल्फ गवर्नमेंट। तो सेल्फ गवर्नमेंट में ये था कि सेल्फ गवर्नमेंट कैसी चाहिए, तो सेल्फ गवर्नमेंट के लिए कॉन्स्टिट्यूशन तो चाहिए ना, है ना, कॉन्स्टिट्यूशन तो चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशन चाहिए। तो कॉन्स्टिट्यूशन कैसे ये बनाइए। पहले उन्होंने कांग्रेस से बोला, तो कांग्रेस ने कहा ठीक है, हम कोशिश, हम आपको प्रपोजल देते हैं। तो फाइनली वो प्रपोजल मुस्लिम लीग को एक्सेप्ट नहीं था, तो मुस्लिम लीग ने दिया, वो कांग्रेस को एक्सेप्ट नहीं था। तो फाइनली ये बात यहीं पर खत्म हो गई, ठीक है। लेकिन जब आगे चीजें आगे बढ़ती गई तो और ये मैं चीज बताऊं आपको, जिन्ना साहब भी ये चीज को नहीं समझ पा रहे थे कि ये बात इतनी बड़ी हो जाएगी। उनको लगा था कि जैसे बंगाल अलग कर दिया अंग्रेजों ने, वैसे ही ये मुस्लिम पॉपुलेशन भी एक साइड हो जाएगी, एक साइड हिंदू पॉपुलेशन हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं। उनको लगता था कि जितनी आसानी से बंगाल को पार्टीशन किया, उतनी ही आसानी से ये हो जाएगा। जिन्ना साहब को ये ऐसा फील होता था, क्योंकि वो बहुत पढ़े लिखे थे, उन्हें ये रियलाइज नहीं था कि इसमें इतना कत्लेआम हो जाएगा। ये बात तो ठीक है, उन्हें इतना नहीं पता था। फिर उन्होंने बात तो बोली पॉलिटिकल। अब जो बात समझिए ध्यान से, उन्होंने जो अपना सजेशन दिया वो पॉलिटिकल सजेशन था, लेकिन वो कम्युनल सजेशन हो गया धीरे धीरे, और उसको कम्युनलाइज कर दिया गया 25 के बाद। मतलब ऐसा बोला गया कि कम्युनलाइज, मतलब ये जरूरी नहीं है कि हम अगर किसी कास्ट को ग्रुपिंग करते हैं, या किसी कम्युनिटी को ग्रुपिंग करते हैं, या किसी रीजन को ग्रुपिंग करते हैं, या क्राउड को कलेक्ट करते हैं, तो उसका मतलब बिल्कुल नहीं होता है कि हम लोग कम्युनल हैं। ऐसा नहीं है, है ना, ऐसा तो नहीं है, ठीक है। तो इन्होंने पॉलिटिकली बोला। अच्छा ये बताइए, क्या बंगाल का विभाजन, पार्टीशन जो बंगाल का हुआ था, क्या मुस्लिम ये चीज सोच रहे थे हमें हिंदुओं से अलग होना है? नहीं। और न ही ये चीज ब्रिटिशर्स ने बोली थी कि आपको हम हिंदुओं से अलग कर रहे हैं, नहीं। उन्होंने क्या बोला था, वी आर गोइंग टू सपोर्ट यू स्पेशली बिकॉज योर नंबर ऑफ पॉपुलेशन is not come equal like Hindus, so we want to support you and stand in a group, stand in a region, that region is Bengal। यही बात थी। उन्होंने कहा कि आपको हम, ऐसा नहीं है कि हम आपको धर्म से अलग कर रहे हैं, कभी रिलीजन। और यही चीज जिन्ना साहब के माइंड में थी कि जिस तरह से बंगाल अलग हो गया, यार ऐसी अलग हो जाएगा, क्या दिक्कत है। वहां भी कभी आपको लगता है कि जिस तरह से जितना कत्लेआम 1947 में हुआ, 1946 1947 में, क्या उतना बंगाल के टाइम पे हुआ था? नहीं, क्योंकि वहां पर चीजें कम्युनलाइज नहीं थी, वहां पर चीजें पॉलिटिकलाइज थी, वहां पर पॉलिटिकल पॉइंट था, वहां पर एक अलग सी चीज थी, वहां लोग डेवलपमेंट के बारे में बात सोच रहे थे। और यहाँ कुछ और हो गया था, ठीक है। यहाँ बात हिंदू और मुसलमान रिलीजियस जो रिलीजन है उसमें चीजें सेपरेट होगी, तभी यहाँ प्रॉब्लम होगी। किसी को क्या दिक्कत हो सकती है अगर वो अपने डेवलपमेंट के लिए कहीं और घर बना रहा है? नहीं दिक्कत होगी। प्रॉब्लम कब होगी, जब वो आपसे बोलेगा कि नहीं जी आप इस जाति के हो, हम आपके साथ नहीं रहेंगे, हम अपने और कहीं जा रहे हैं, तो आपको बुरा लगेगा। यही तो ना, एक ऐसा, जैसे आप जिस मोहल्ले में रह रहे हो,
आपके मोहल्ले मान लीजिए शिया है, सुन्नी है, जो भी है ना, कास्ट यहाँ भी होती है, इस्लाम में भी होती है। तो कोई बोले नहीं जी आप तो सैयद हो या मैं सैयद हूँ, आप पठान हो, आप खान हो, मैं पठानों के बीच में नहीं रहूंगा या खानों के बीच में नहीं रहूंगा, मैं जा रहा हूँ, मैं तो सैयद हूँ, बड़ा हूँ, तो आपको खराब लगेगा, है ना, तो बुरा लगेगा। बोलेगा नहीं यार वहाँ ज्यादा अपॉर्चुनिटी है, मैं वहां जा रहा हूँ, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। प्रॉब्लम सिर्फ यही थी, जो चीजें जो कम्युनलाइज की गई वो इस बेस पे की गई, इंडिया इज गोइंग टू बी डिवाइड इनटू टू पार्ट इन द बेसिस ऑफ रिलीजन, है ना, रिलीजन के बेस पे अलग होने जा रहा है, ये प्रॉब्लम हो गई। और ये प्रॉब्लम उधर भी हो गई और ये प्रॉब्लम इधर भी हो गई। अगर सिर्फ इतना कहते कि नियर इंडिया जो है ना बड़ा हो गया है और हम एक काम करते हैं, हम लोग दो पार्ट में बढ़ जाते हैं, तो दिक्कत ही नहीं कुछ होती, कोई बात नहीं, आप चले जाइए। बात सिर्फ आ गई राम और खुदा की, अल्लाह की, बस ये जो चीजें हो गई इसमें कत्लेआम हो गया। और ये चीज जिन्ना साहब नहीं समझते थे इतना हो जाएगा, ठीक है। और जितनी तो ये चीजें थी। जब आप हिस्ट्री में कई चीजें देखोगे, हिस्ट्री में आज भी देखोगे, जब कई दो कम्युनिटी वाले लोग लड़ते हैं, दो कम्युनिटी हैं लोग या दो ग्रुप हैं, तो उसमें कई ऐसे छोटे छोटे लोग होते हैं जिनका बहुत फायदा होता है। लड़ाई सिर्फ थी गांधी जी के जिन्ना साहब की, लड़ाई सिर्फ इन्हीं की थी, है ना, गांधी जी, अम्बेडकर साहब, पंडित नेहरू, ये सब लोग थे। अब इसमें कई सारे ऐसे लोग निकल आए तथा कथित, चलते 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 पीएम भी बन गए। बात समझ रहे हो, पीएम का रास्ता भी उन्हें दिख गया, तो ऐसे लोगों को फायदा हो जाता है इसमें, और ये हुआ था, ठीक है। तो सेल्फ गवर्नेंस की बात की थी, इसी के लिए पंडित नेहरू रिपोर्ट, क्योंकि उस समय लीडर सीनियर यही थे और दोनों वकील थे, मोतिलाल नेहरू भी, ये भी इन्होंने ड्राफ्ट किया कि उसको नहीं। फिर आगे जो नया एक कांग्रेस सेशन होता है, ठीक है, लिख लीजिए लाहौर सेशन, बहुत इंपॉर्टेंट है लाहौर, ठीक है, ये था लाहौर सेशन जो हुआ है वो दिसंबर 1929 में हुआ है। और कहाँ हुआ है? लाहौर, लाहौर में। और यहाँ बात हुई थी पूर्ण स्वराज, पूर्ण स्वराज, स्वराज, ये पूर्ण स्वराज, ठीक है। तो यहाँ पर, और इसके अध्यक्ष थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। कौन प्रेसिडेंट थे? प्रेसिडेंट कौन थे इसके? पीटी नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू, ठीक। तो पंडित नेहरू इसके प्रेसिडेंट थे और यहाँ पे ये डिसीजन लिया गया कि हम अब पूर्ण स्वराज चाहते हैं, ठीक है। क्योंकि अब प्रॉब्लम ये थी कि जिन्ना साहब के जो 14 पॉइंट आ गए थे, तो उसमें बहुत सारी ऐसी बातें थी जो डिस्टर्ब करने वाली थी गांधी जी को, नेहरू जी को, जो भी लोग थे, उन्होंने बहुत सारी ऐसी बातें उसमें लिख दी, जिससे लगा कि नहीं यार अब तो मामला गड़बड़ा जा रहा है। अब जितनी चीजें, जितनी डिमांड, तो क्या होता है, आप लोगों ने शायद प्रोटेस्ट कभी आप प्रोटेस्ट करोगे, कभी आप मूवमेंट करोगे तो ये चीज समझोगे, जैसे हम लोगों ने किया है तो हम लोग समझते हैं इस चीज को। जितनी भी, कभी आप देखना जब भी प्रोटेस्ट करते हो तो जो लीडर है उसके पास आप जाते हो तो एक बात वो बोलता है आपसे सामने खड़े होकर, जितनी भी मांगे आप लिख दो, उसमें सीधे सीधे बोलता है वो, जितनी भी मांगे हैं, जो भी चाहते हो, जितना भी चाहते हो आप लिख दो। वो ये चाहता है कि जितनी ज्यादा डिमांड होंगी उनकी, इतना ही हम इसको लॉन्ग टर्म तक इस मूवमेंट को एमलेस खींच सकते हैं बिना किसी उद्देश्य के, उतना लॉन्ग चलेगा ये। सिर्फ दो डिमांड होंगी, यस या नो। इसीलिए जो जिन्ना साहब ने 14 सूत्री कार्यक्रम किया था, 14 पॉइंट, तो नेहरू जी समझ गए थे अब मामला लंबा खींचने वाला है,
क्योंकि ना तो कभी 14 डिमांड पूरी हो पाएंगी और ना ही पूर्ण स्वराज की बात होगी। शायद अगर ये जिन्ना साहब के 14 पॉइंट नहीं आते तो शायद ये पूर्ण स्वराज की जल्दबाजी नहीं होती उनको। उन्हें कहा नहीं यार अब तो गड़बड़ हो, क्योंकि माहिर तो दोनों हैं, क्योंकि नेहरू जी भी हैं और भगत उधर गांधी जी भी हैं। हमेशा प्रोटेस्ट में 2 या 3 मांग रखी जाती है। हम लोग जब पम्पलेट छपवाते तो सोचते थे कि कई सारी मांग को हटाते कि नहीं इसको हटाओ इसको हटाओ इसको हटाओ, तो 3 या 4 ही मांग रखते थे हम लोग अपनी यूपीएससी के सामने कि मेंस की कॉपी हमें दिखाई जाए और जो इंटरव्यू है तो वो इंग्लिश वाला इंग्लिश वाले मिले, हिंदी वाला हिंदी वाले मिले। ऐसा ना हो कि वो एक कैंडिडेट है कश्मीर का और उससे कोई इंटरव्यू ले रहा है नागालैंड का, ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर कश्मीर का स्टूडेंट है तो उसको कोई दिल्ली का इंटरव्यू ले, क्योंकि नागालैंड वाले की इंग्लिश और कश्मीर वाले इंग्लिश सेम नहीं होती है, बहुत डिफरेंस होता है। एक बहुत सारी डिमांड थी। एक डिमांड थी हम लोगों की ये कि जो प्रीलिम्स पास होते हैं उसका जो मार्क्स है वो हमें रिजल्ट 1 महीने बाद दिखा दिया जाए, ना कि 1 साल बाद दिखाया जाए। तो और जो इंटरव्यू है उसके मार्क्स कम कर दिए जाएं। ठीक है, ये भी हमारी 4-5 ऐसी मांगे थी कि मेंस की, जैसे अगर मेंस में हम फेल हुए हैं तो हमारी कॉपी को दिखाया जाए। अगर कोई बच्चा उर्दू से लिख रहा है तो उसका उर्दू वाला ही टीचर चेक करेगा, हिंदी वाला लिख रहा है तो हिंदी वाला ही चेक करेगा, इंग्लिश वाला लिख रहा है तो इंग्लिश वाला ही चेक करेगा, बंगाली वाला चेक करेगा, जो लैंग्वेज वाला पेपर है। तो ये 4-5 डिमांडें थी जो मेन में डिमांड थी। वो पम्पलेट अभी भी कहीं पड़ा, शायद मैं उस एक वीडियो भी पड़ा हुआ है ऐसा कुछ, शायद अभी भी। तो इस तरह से है। तो लाहौर सेशन का भी आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि पूर्ण स्वराज्य की मांग पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 1929 में क्यों कर दी। उसका रीजन ये था कि उन्हें लगा कि नहीं, अब जिन्ना साहब ने एक लंबा जाल फेंक दिया है और इसमें जिन्ना साहब और हम सभी फंस जाएंगे और जिसका फायदा अंग्रेजों का होगा, अंग्रेजों का होगा। ठीक है, तो इन्होंने पूर्ण स्वराज्य की बात की और 31 दिसंबर 1929 को, ठीक है 31 दिसंबर 1929 को तिरंगा फहराया गया। तिरंगा 31 दिसंबर 1929 को लाहौर में तिरंगा फहराया गया। लाहौर में ट्राई कलर तिरंगा। तिरंगा ये तिरंगा नहीं था जैसा आज है हमारे पास, लेकिन 3 कलर थे उसमें और उस कलर में गांधी जी का चरखा भी था, शायद उगता हुआ सूर्य था, वो अलग था। कभी आपसे पूछेगा कि जो ट्राई कलर है तिरंगा है भारत में पहली बार कब फहराया गया था। नेशनल फ्लैग नहीं, नेशनल फ्लैग तो आज जो हमारे पास साथ है वो है। हम बात करते हैं ट्राई कलर यानी तिरंगा जो सिंबल था, तो वो 31 दिसंबर 1929 इन लाहौर सेशन। क्या निकला इसमें से? इसमें से निकला पूर्ण स्वराज। ठीक है, इसमें से पूर्ण स्वराज की मांग निकल के आई। तो ये था आपका लाहौर सेशन। लाहौर सेशन से कोई डाउट हो तो पूछिए, बताइए। क्योंकि ये चीजें कोई बुक्स ये नहीं लिख कर देता कि पूर्ण स्वराज की मांग इतनी जल्दी क्यों कर दी गई, क्या रीजन था। आपको चीजें कनेक्ट करनी पड़ेंगी। जस्ट इससे पहले क्या हुआ है ना, क्यों हुआ ऐसा। और ये सारी बातें इंटरव्यू में वो लोग पूछ लेते हैं, क्योंकि वो सोचते हैं कि आप सिर्फ पढ़ के आए हो या कुछ समझ के भी आए हो, है ना। आप कुछ पढ़ के आए हो या कुछ समझ के भी आए हो। कुछ चीजें हैं जो हम लोग बोल नहीं पाते हैं और लिख भी नहीं पाते हैं कि वो ये थी कि जो जिन्ना साहब थे उनकी डिमांड बहुत ज्यादा रहती थी हमेशा। ठीक है, ये उनका पॉलिटिकल एजेंडा रहता था और पॉलिटिकल एजेंडा रहने का मतलब ये था कि ना तो आप डिमांड पूरी कर पाओगे और ना ही हमें शांत कर पाओगे। तो बहुत मतलब जब आप हिस्ट्री में आगे जाओगे तो जिन्ना साहब की तरह बहुत अलग अलग सी डिमांड आ रही थी। तो गांधी जी तो कभी एग्री नहीं हुए पार्टीशन के लिए, है ना। और पंडित जवाहरलाल नेहरू तो जो गांधी जी कहते हैं वो मान लेंगे। तो रह गए सरदार वल्लभ भाई पटेल।
तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने गुस्से में आके बोला था कि अब जिन्ना साहब पार्टीशन चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं, अब हम खुद चाहते हैं। तो 14 सूत्री 14 पॉइंट रखने का रीजन उनका यही था कि वो इतनी लंबी लिस्ट दे दो ना, ये पूरी कर पाए ना कुछ, आखिर में तंग आके यही बोले कि ठीक है अब तुम चाहते हो तो ले जाओ, अब रख लो। ठीक, तो ये था आपका गांधी जी मतलब जिन्ना साहब के बारे में, नेहरू रिपोर्ट के बारे में और लाहौर सेशन के बारे में। नेक्स्ट टॉपिक है इसमें दांडी मार्च या सॉल्ट सत्याग्रह। ठीक है, दांडी मार्च या सॉल्ट सत्याग्रह। सॉल्ट सत्याग्रह, दांडी मार्च या सॉल्ट सत्याग्रह। देखिए एक बात मैं बताता हूं आपको कि यहाँ पे 3 पॉइंट आते हैं। सबसे पहला आता है दांडी मार्च, दूसरा आता है सॉल्ट सत्याग्रह, सॉल्ट सत्याग्रह, और ये दोनों पॉइंट हैं। देखो मैं थोड़ा सा यहाँ पे रुक के समझना है। गांधी जी ने ये सारी बातें हो गई कि 1929 में ये बोल दिया गया कि वी नीड पूर्ण स्वराज, अब हमें पूर्ण स्वराज चाहिए। अब गांधी जी यहाँ से समझ गए थे, गांधी जी ने डिसाइड कर लिया था आफ्टर 1929 दैट नाउ वी हैव टू गेट एट एनी कॉस्ट कंप्लीट इंडिपेंडेंस, कंप्लीट 1929 के बाद। क्योंकि जो जिन्ना साहब के जो 14 पॉइंट थे, उन 14 पॉइंट ने सबको हिला दिया था, नेहरू जी को भी और गांधी जी को भी। तब बोले लगे नहीं, अब हमें कोई बात नहीं करनी है अंग्रेजों से, अब हमें पूर्ण स्वराज चाहिए, कंप्लीट इंडिपेंडेंस। कंप्लीट इंडिपेंडेंस के लिए अनाउंसमेंट किया गया था लाहौर सेशन में, और उनकी स्टार्टिंग कर दी गई थी कि एक था सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट, सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट, ओबीडियंस मूवमेंट। ठीक है, मूवमेंट सविनय अवज्ञा आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, ये गांधी जी ने शुरू किया था 1930 में। बात ध्यान देना कि 1929 के अनाउंसमेंट के बाद पूर्ण स्वराज, क्या कंप्लीट इंडिपेंडेंस, गांधी जी ने काम शुरू किया। उन्होंने कहा कि नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट, सविनय अवज्ञा आंदोलन। सविनय अवज्ञा आंदोलन के अंदर ही ये दांडी मार्च था। सविनय अवज्ञा जो सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट है, उसी के अंडर में ये था। व्हाट वाज द सिविल डिसओबीडियंस? सिविल ओबीडियंस यानी सिविल डिसओबीडियंस मतलब we are not go with your order, we are not with your decision, we are not the part of British rule, with respect। आप जो भी हमें आदेश दोगे, जो भी हमें ऑर्डर करोगे, हम उससे सम्मान के साथ, रिक्वेस्ट के साथ, प्रार्थना के साथ, विनम्र निवेदन के साथ हम उसे स्वीकार नहीं करेंगे। अब इन्होंने बोल दिया, अब इन्होंने कहा चाहे हमें आप गोली मारो, चाहे हमें लाठी मारो, हम आपका अपोज नहीं करेंगे। जब ये दांडी मार्च को अंग्रेजों ने क्या किया था कि इंडियन
Indians are not allowed to produce the salt. भारतीय जो है नमक बनाने के लिए आदेशित नहीं है। तो सबसे पहले इसी मूवमेंट में उन्होंने एक डांडी मार्च शुरू की। तो ये ध्यान रखना है कि डांडी मार्च और सिविल डिसओबीडियंस अलग अलग नहीं है। ये सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट है, उसी के अंडर ये एक्टिविटी है, उसी के अंडर में एक एक्टिविटी है। ठीक है, जैसे मान लीजिए अभी हम एक मूवमेंट चलाएं, ठीक है, इंडियन किसान रिफॉर्म या इंडियन किसान विकास या इंडियन फार्मर डेवलपमेंट मूवमेंट, उसमें एक बहुत बड़ा मूवमेंट है और उसमें हम छोटी डिमांड रखे हैं जो आज किसान आंदोलनकारी रख रहे हैं। तो जो कोई भी डिमांड हो सकती है, जैसे मान लीजिए हम हमारा एक मूवमेंट बहुत बड़े लेवल पे चल रहा है कि भारतीय किसान का सुधार हो, हम ये आंदोलन चला रहे हैं, मूवमेंट चला रहे हैं। उसमें हम एक्टिविटी एक करते हैं कि हम कुछ लोगों को इकट्ठा करते हैं और हम सरकार के पास जाते हैं और बोलते हैं कि हमारे लिए ये प्रावधान कर दीजिए। तो जो वो प्रपोजल हम लेकर जाते हैं वो कोई अलग नहीं है, दैट इज पार्ट ऑफ आवर मूवमेंट, ये हमारे मूवमेंट का पार्ट है। उसी तरह से जो डांडी मार्च है, जो साल्ट और सत्याग्रह है, ये कोई अलग नहीं है, ये सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट का एक पार्ट है, उसका एक्टिविटी है। ठीक है, अल्ताफ समझ में आ रहा है? ये लोग यहाँ पर बहुत ज्यादा मिसकम्युनिकेशन होता है, बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग होता है कि समझ में नहीं आता है कि सॉल्ट सत्याग्रह क्या है, डांडी मार्च क्या है, असहयोग आंदोलन क्या है, सॉरी सविनय अवज्ञा या नॉन ये सिविल डिसओबीडियंस क्या है। अब आप समझ में आ गए होंगे कि क्या कि ये सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट उन्होंने किया। हम ऐसे भी लिख सकते थे, हम ऐसे लिख सकते हैं क्या कि सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट, ठीक है, इसके ये तब शुरू किया गया 1930 में। किसके द्वारा किया गया? मिस्टर गांधी के द्वारा। ठीक है, इसको भी लिख लीजिए, मिस्टर गांधी के द्वारा किया गया शुरू। क्या उसका ऑब्जेक्टिव क्या था? ऑब्जेक्टिव था इसका कि कंप्लीट इंडिपेंडेंस, कंप्लीट इंडिपेंडेंस। ठीक है, कंप्लीट इंडिपेंडेंस। और इसमें एक्टिविटी क्या की गई? एक्टिविटी ये की गई कि इंडियन will Indians are not agree with the English decision, तो ये था, यानी हम एक चीज थी सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट, हिंदी है इसकी सविनय अवज्ञा आंदोलन। ठीक है, अवज्ञा आंदोलन, समझ में आई मेरी बात? आंदोलन। और ये कब शुरू किया गया? 1930 में। किसने शुरू किया? गांधी जी ने। पर्पस क्या था इसका? पर्पस था कंप्लीट इंडिपेंडेंस, पूर्ण स्वतंत्रता। और क्या एक्टिविटी इसके अंदर क्या की गई? इंडियंस आर नॉट एग्री विद द इंग्लिश डिसीजन, यानी अंग्रेजों की जो डिसीजन है अब हम नहीं मानने वाले, अंग्रेजों के ऑर्डर है अब हम लोग फॉलो नहीं करने वाले, विद रेस्पेक्ट। ठीक है, तो दैट वाज द सिविल डिसओबीडियंट मूवमेंट। और दांडी मार्च, दांडी मार्च है, दांडी मार्च सो द पार्ट ऑफ सिविल डिसओबीडियंस। कब शुरू हुई है ये? हाँ, 12 मार्च को। ठीक है, ये 12 मार्च को शुरू हुई है, 12 मार्च को शुरू हुई है। कहां से शुरू हुई? साबरमती, साबरमती टू दांडी,
डांडी with 78 इंडियंस, 78 भारतीयों के साथ। किसके लिए? ब्रेक लॉ सॉल्ट रिलेटेड, सॉल्ट रिलेटेड, ठीक है, ब्रेक सॉल्ट लॉ, ठीक है, सॉल्ट लॉ। तो ये है इतना, ये 6 अप्रैल को वहां पहुंचते हैं और बहुत सारे लोग साथ में जाते हैं। उसमें यही वो मूवमेंट है जिसमें मैक्सिमम फीमेल पार्टिसिपेट करती है। मतलब जिस एरिया से गांधी जी निकलते हैं वहां से लोग साथ को लेते हैं, ठीक। लेकिन डेटा ये है कि 78 लोग ही वहां तक पहुंचे थे और रास्ते में कई जगह लाठीचार्ज किया गया, रास्ते में कई जगह टॉर्चर किया गया लोगों को जो साथ में जा रहे थे। और गांधी जी की तरफ से एक ही अनाउंसमेंट था कि हम रेस्पेक्ट के साथ आपका ऑर्डर फॉलो नहीं करेंगे, हम वायलेंट नहीं होंगे, हम आपके साथ हिंसा नहीं करेंगे, वायलेंस नहीं करेंगे, ठीक है। ये गांधी जी का सारे लोगों को ऑर्डर दिया हुआ था जो उनके अपने फॉलोअर थे, जो लीडर थे, इंडियन थे, ठीक है। तो फाइनली ये वहां पहुंचते हैं 78 लोगों के साथ। इसी मूवमेंट में सरोजिनी नायडू होती हैं। तो ये दोनों चीजें क्लियर हैं, लिख पाएंगे आप लोग? बताएं। जी सर। अब लास्ट हेडिंग डाल दीजिए राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। और राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में इस बार क्वेश्चन आया वो इसी से आया। राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में पहली शर्त ये थी कि गांधी जी ये सिविल डिसोबीडिएंट मूवमेंट खत्म करें, सिविल डिसोबीडिएंट मूवमेंट खत्म करें, पहली डिमांड थी अंग्रेजों की तरफ से। तो इसलिए गांधी जी पहले राउंड टेबल में नहीं गए, ठीक है, क्योंकि पहले राउंड, जब दूसरे में गए तो बहुत सारी, उसका इरविन पैक्ट हुआ। इरविन पैक्ट में ये भी था कि गांधी जी को ये जो सिविल डिसोबीडिएंट मूवमेंट है इसको खत्म करना होगा। तो गांधी जी ने बोला ठीक है हम कर देंगे। तो वो हम बाद की पढ़ेंगे बात। और लिख लीजिए इसमें राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, कॉन्फ्रेंस, ठीक है। ये 3 हुए हैं, हम लोग कल इसको क्लास में आगे करेंगे। कोई डाउट तो नहीं है? स्वप्निल, अल्ताफ, सारे टॉपिक क्लियर है? नो सर, हाँ जी सर। क्लियर है सर। ओके।